हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये आज 5 मई का न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज का पूरा न्यूज़पेपर पॉलिटिकली चार्ज्ड है, ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला मुझे। तो आप लोग एक बार स्क्रॉल कर लेना, जो मुझे यूज़फुल लग रहा है मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें पॉलिटिकली बेसिकली 2-3 राज्यों में चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर आर्टिकल हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट कोट निकल कर आई, वो ये है कि टायरनी इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर बियॉन्ड राइट विच नो बडी कैन हैव अ राइट टू। तो टायरनी को एक्सप्लेन करने के लिए GS4 में कभी अगर आप याद रख सको तो बहुत बढ़िया होगा कि टायरनी इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर बियॉन्ड राइट। कोई एक मन में अपने इसका एग्जांपल सेट कर लो कि किस जगह टायरनी एक्सरसाइज हो रही है। फॉर एग्जांपल रिसेंट अभी जुडिशियल टॉर्चर या जुडिशियल कस्टोडियल टॉर्चर के केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। टायरनी इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर बियॉन्ड राइट विच नो बडी कैन हैव अ राइट टू। तो ये कोट है जॉन लॉक का, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरे पेपर में ये एक या दो आर्टिकल जो हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं। पहला ये है कि इसमें क्या बात करी गई, ईरान हिट्स यूएई ऑयल पोर्ट, ट्रम्प सेज यूएस नेवी, जो भी है। तो यूएई जो ओपेक प्लस से अपने आप को उसने निकाल लिया है, ठीक है। यूएई ने 1967 में ओपेक को ज्वाइन किया था। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि यूएई जो है फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो एक चीज़ निकल के आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है ओपेक के। तो ओपेक के 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये हैं ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो हमको पता चल गया इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं और इनका हेडक्वार्टर जो है वियना में है। हमको ये पता चल गया कि यूएई जो अभी ओपेक प्लस से निकला है वो एक फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 2 बातें पता चल गई। और देखो इसमें क्या है कि चूँकि इसने ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक किया, तो कहाँ पर अटैक किया? ऑब्वियसली जो वीक पॉइंट हैं वहाँ पर अटैक किया होगा। तो ईरान ने अटैक किया फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि फुजैरा नाम का जो प्लेस है वो कहाँ पर है, वो यूएई में, ठीक है। तो एक बात अपन को पता चल गई। तो ट्रम्प क्या है, यूएस क्या है, बेसिकली गल्फ़ की कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और खूब सारा पैसा बदले में लेता है। तो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा, तो उसके लिए एक स्पेशल उसने प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंतर्गत क्या है कि विच ही अनाउंस्ड ऑन सोशल मीडिया ओवर नाइट टू रिलीज शिप्स स्टक इन द स्ट्रेट। तो जो शिप्स जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं उनको रिलीज़ करवाने के लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो अपन को ये पता चल गया, ओपेक के 5 फाउंडिंग मेंबर पता चल गए, हेडक्वार्टर पता चल गया, फुजैरा कहाँ पे है, यूएई में है, वो पता चल गया, प्रोजेक्ट फ्रीडम पता चल गया। अब मेरे को ये लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पर ये अटैक चल रहे हैं अपन को पता होना चाहिए, कुछ आइडिया लग जाए, है ना। तो कुछ प्लेसेस जो मैंने सेलेक्ट करी हैं आप लोगों के लिए वो ये हैं। यूएई में है इसको बराक कह सकते हैं बट इसको मैं बरक पढ़ रहा हूँ। बरक न्यूक्लियर प्लांट जो है यूएई में है। देन रुवैस रिफाइनरी जो है वो भी यूएई में है। फुजैरा हम लोगों ने कवर कर लिया है। देन इराक के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको पता होने चाहिए वो ये है कि बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान में है। नतान्ज फोर्डो बहुत लंबे समय से न्यूज़ में है, वो तो आपको पता ही होंगे। और इस्फहान, नतान्ज फोर्डो इस्फहान, ये सारे जो प्लेसेस हैं ये न्यूक्लियर प्लांट हैं, ये ईरान में हैं। उसमें बुशेहर को जोड़ लो और उसमें ऑयल रिफाइनरीज़ भी जोड़ लो कि आबादीन ऑयल रिफाइनरी और अराक रिफाइनरी ये भी ईरान में है। हमारी जो लाइफ होती है वो इसी तरीके की होती है, पढ़ाया कुछ और जाता है और पूछा कुछ और जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने बता दिया। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, उसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है, तो आप बताओ उसके बारे में। अगला क्या है, ये हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया। देन व्हाट एल्स, फिर ये निकल कर आती है एक दूसरी न्यूज़ साइंस एंड टेक डोमेन से निकल कर आती है कि हेंटा वायरस के बारे में बात की गई। हेंटा वायरस के बारे में बात करी गई है बेसिकली। तो अपन को इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। पहला, ये साउथ कोरिया में ओरिजिनेट हुआ। एक जो है इसी नाम से कोई रिवर है, हेंटान रिवर। ये हेंटान रिवर जो है साउथ कोरिया में फ़्लो होती है
और ये हेंटा वायरस जो है बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। कई दफ़ा यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता है कि वायरस का टाइप क्या है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये हेंटा वायरस। साउथ कोरिया के हैंटान रिवर के आसपास के एरिया में ओरिजिनेट हुआ। ये प्रकार का एक जूनोटिक डिसीज़ है, ये एयरबोर्न भी है बेसिकली। ये क्या चीज़ें अफेक्ट करती है बेसिकली, क्या ये जो हैंटान वायरस है ना, ये फैमिली ऑफ वायरस होती है। जैसे कि कोरोना जो वायरस है वो भी एक फैमिली ऑफ वायरस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम नहीं है उसका। कोरोना वायरस के अंतर्गत कई सारे वायरसेस आते हैं, उसी प्रकार हैंटान वायरस के अंतर्गत कई सारे वायरसेस आते हैं। और तो प्राइमरली ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं और किडनी को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमको पता चल गया कहाँ ओरिजिन हुआ, ये पता चल गया। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हमको ये पता चल गया, ठीक है। देन व्हाट एल्स रिमेन्स विद दिस, इट इज़ प्राइमरली स्प्रेड बाय रोडेंट्स बट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल इन रेयर केसेस। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जूनोटिक, मैंने बताया आपको जूनोटिक डिसीज़ है ये, कि तो रोडेंट्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि सलाइवा, यूरिन एंड ऑल दोज थिंग्स, एक्सक्रीटा वगैरह, तो एयरबॉर्न की कैटेगरी में भी इसको रखा जा सकता है बेसिकली, ये कहने का मतलब हो गया। तो हैंटान वायरस के बारे में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ ली। अगला देखते हैं। अब देखो इसमें स्टोरेज की बात करी गई, इंडिया में एक्सपैंड एलएनजी स्टोरेज। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए उसके 2 रिक्वायरमेंट है मेजर। एक तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप OECD के मेंबर हैं तभी उसके मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा जो लोग उसके अलावा भी 2 रिक्वायरमेंट रहती है। उसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि 90 दिनों का स्टोरेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उसी स्टोरेज के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज LNG के बारे में बात की जा रही है, तो LNG का जो स्टोरेज है इंडिया में कितना है। तो बेसिकली क्या है ना, इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट ह्यूज है, और इतने सालों में अभी हम लोग उस लेवल पे एक तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए। अभी हमारे पास 23 LNG स्टोरेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर LNG स्टोर की जाती है। और जैसा कि मुझे आर्टिकल पढ़ करके समझ में आया कि हम लोगों का पर डे का कंजप्शन जो है 1.25 के आसपास, या पर्टिकुलर वैल्यू क्या है ज़्यादा मैटर नहीं करती। इंपॉर्टेंट ये है कि 1.25 के आसपास हमारा जो है कंजप्शन है, जितना स्टोरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल 23 स्टोरेज पॉइंट्स हैं, तो 1.25 स्टोरेज पॉइंट पर डे कंजप्शन है हमारा LNG का। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। और इसमें LNG इम्पोर्टर, पेट्रोनेट, देन LNG, फिर कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में जो है चर्चा रहती है कि जो दहेज टर्मिनल है ये गुजरात में है, ठीक है। देन दूसरा टर्मिनल ये गोपालपुर टर्मिनल कहाँ पे है, ये आप लोग बताओ। दहेज टर्मिनल गुजरात में है, गोपालपुर टर्मिनल कहाँ पे है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हो। और देखो इससे हमें इस लाइन से हमको ये पता चलता है, जब कभी आप एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे मेंस में, याद रह जाती है आपको बात, तो ये उसमें डालिए कि एक LNG पॉइंट को डेवलप करने के लिए कंपनी को 3 साल का समय लग रहा है। दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप 1 एनर्जी स्टोरेज पॉइंट, है ना। तो ये हमारे जो है बेसिकली वीक पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमें अपना LNG स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये उस कैटेगरी की न्यूज़ हो गई। देन उसके बाद इस पूरी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट जो रिवीजन वो यही था कि जो फिस्कल डिफिसिट टारगेट है 2026-27 के बजट में रखा गया वो है 4.3% GDP का जो टारगेट रखा गया है फिस्कल डिफिसिट का। और इस पेपर में सारी जो है पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। तो उम्मीद है कि ये न्यूज़ हेल्पफुल रही होगी। मैं इसको रखता हूँ। धन्यवाद।